आप देख रहे हैं ज़ख्मे मोहब्बत भाग 6। ये अंगूठी तुम उस लड़की को देना जो सिर्फ तुमसे प्यार करती हो, जिसकी दुनिया सिर्फ तुम हो। मैं इस अंगूठी को डिज़र्व नहीं करती। दीक्षा ने उसे अंगूठी दी और बिना उसे देखे फ़ौरन वहाँ से चली गई। आकाश से नज़रें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दीक्षा घर आ गई, लेकिन उसे आकाश की बहुत फिक्र हो रही थी। आज जो उसने किया है, उसके बाद तो वो बिल्कुल टूट गया होगा। लेकिन यही सही है। उसके लिए कुछ दिन की तकलीफ उसे ज़िंदगी भर की तकलीफ से बचा लेगी। किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करने वाली दीक्षा ने आज अपने ही बेस्ट फ्रेंड को इतनी तकलीफ दे दी थी। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन शायद इसी में आकाश की भलाई है। अगले दिन वो तैयार होकर ऑफिस चली गई। शाम को घर लौटते वक्त जब उसके सामने आकाश आया तो उसके कदम ठिठक गए। बहुत मुरझाया हुआ सा चेहरा लग रहा था आकाश का। आंखें भी लाल हो रखी थी, जैसे रात भर सोया ना हो। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले आकाश के चेहरे पर आज गहरी उदासी छाई हुई थी, और इसका कारण वह खुद थी। ये बात रह रहकर उसके दिल में एक सुई की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए उसके सामने खड़ी रही। उसने एक भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाया तो आकाश खुद ही उसके पास आ गया। पार्क चलते हैं, आकाश ने आकर कहा तो दीक्षा चुपचाप उसके साथ चलकर बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो लोग एक पार्क में लगी एक बेंच पर बैठे थे। उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। मैं कल रात से तुम्हारी इनकार की वजह के बारे में सोच रहा था, कुछ देर बाद आकाश ने कहा तो दीक्षा ने उसे देखा। आकाश ने अपनी बात जारी रखी। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ दीक्षा। ये तो तुम्हारे इनकार की सही वजह नहीं हुई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमें तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। फिर तुम्हारा यूँ अचानक इनकार कर देने का कारण क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती आकाश, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। दीक्षा अपनी बात कहकर खड़ी होकर उठ गई। हम बचपन के दोस्त हैं दीक्षा। हम दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। कुछ दिनों से तुम्हारे बिहेवियर में आए बदलाव को मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है। तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी बदल गई और कल मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया? आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास कोई कारण नहीं है। दीक्षा उसे सच नहीं बताना चाहती थी। तो फिर ठीक है, कर लो मुझसे शादी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? आकाश की बात पर दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, समझे तुम? दीक्षा अब थोड़ा गुस्से में बोली। किसी और को चाहती हो? आकाश ने अपने दिल पर पत्थर रखा ये सवाल किया था दीक्षा से। ऐसा नहीं है आकाश। तो फिर कर लो ना मुझसे शादी। तुम्हें पता है, जब से तुमने इनकार किया है तब से क्या बीत रही है मुझ पर। मैं कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सो पाया हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर लगभग मिन्नतें करते हुए बोला, तो दीक्षा की आंखों में नमी आ गई। कैसे कर लूँ तुमसे शादी? मैं इस लायक भी नहीं बची हूँ कि किसी से भी शादी कर पाऊँ। तो तुमसे शादी करके मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ? दीक्षा खुद को उसे तकलीफ में देखकर दुखी थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। आकाश ने नासमझी में उसे देखा। मैं मैं माँ बनने वाली हूँ। दीक्षा ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो आकाश की पकड़ उसके हाथ पर से लगभग छूट गई। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। दीक्षा, तुम सब जानते बूझते भी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अपना पाओगे मेरे बच्चे को? दीक्षा उसकी बात काट कर गंभीरता से बोली। आकाश बिल्कुल लाजवाब हो गया था। उसके पास तो जैसे कुछ कहने को बचा ही नहीं था। दीक्षा ने इतनी बड़ी बात कही थी जो उसकी सोचों से दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कभी दीक्षा को कभी किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। फिर ऐसे कैसा हो सकता है? क्या वो कोई झूठ बोल रही है? दीक्षा ने जब आकाश को ख्यालों में खोई देखा तो वहां से उठ खड़ी हुई। वो जानती थी कि आकाश इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसे अपनाना तो दूर, उससे दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करेगा। वो उसे यूं ही छोड़कर खामोशी से चल दी। आकाश ने उसे जाते देखकर तुरंत उठकर उसका रास्ता रोक लिया। दीक्षा ने उसे देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। देख क्या रहा था? दीक्षा के चेहरे पर सच ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दीक्षा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो?
आकाश नरमी से बोला तो दीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मेरी बात का, लेकिन सच यही है जो मैंने तुमसे अभी कहा। अपनी बात कहकर दीक्षा ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? आकाश का सवाल और दीक्षा के कदम ठिठक कर वहीं रुक गए। एक अजीब सी सिरहन उसके अंदर दौड़ गई। ये सवाल जो आज आकाश पूछ रहा है, कल हर कोई पूछेगा। दर्द की एक लहर उसकी आंखों में छलक आई, जिसे जब्त करने के लिए एक पल को उसने अपनी आंखें मींच ली। कितनी बदनसीब है वो कि ये जो सवाल उसके हिस्से आया है। तुम क्या करोगे जानकर? दीक्षा ने उसकी ओर पलट कर कहा। जानता हूँ मेरा ये सवाल बहुत चुभ रहा होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। तुम्हारी जिंदगी तो मेरे लिए खुली किताब थी दीक्षा, फिर तुम्हारा ये पन्ना मुझसे अछूता कैसे रह गया? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, दीक्षा ने उसे टालते हुए कहा। मैं आज तुम्हारे बहाने नहीं, सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ दीक्षा, इसीलिए सिर्फ सच बोलो। आकाश ने गुस्से से कहा तो दीक्षा ने उसे सारा सच बता दिया। आकाश उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। दीक्षा ने इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ गया कि उसने दीक्षा की जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश भी नहीं की। और सबसे ज्यादा हैरानी और गुस्सा तो उसे चारों पर था कि दोस्त होते हुए भी उसने इतना बड़ा धोखा दिया। दीक्षा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और चारू, वो हमारे साथ ऐसा करेगी ये तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। मैं उसको जान से मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। नहीं आकाश, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। क्यों? क्यों ना करूं मैं? उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे भी इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ दीक्षा? मैं उसका वो हाल करूंगा कि तुम। दीक्षा बीच में ही आकाश की बात काटते हुए बोली। नहीं आकाश, तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करने की फितरत वो रखती है, हम नहीं। उसको सजा भगवान देगा। वो नम आंखों से बोली। आकाश उसके शब्दों में छिपे दर्द को अच्छे से समझ रहा था। उसने आगे बढ़कर दीक्षा को गले लगा लिया। दीक्षा भी खुद को और नहीं संभाल पाई। उसके गला लगकर वो काफी देर तक रोती रही। आकाश भी खामोशी से अपने आंसू बहा रहा था। मैं उस सक्षम को छोड़ूंगा नहीं, जो आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है। हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आकाश गुस्से में बोला तो दीक्षा उससे दूर होकर उसे देखने लगी। उससे क्या होगा? जो मेरे साथ हुआ वो बदल जाएगा, और फिर गलती तो उसकी भी नहीं है ना। ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है। अगर उस दिन मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, या फिर ये सब होना मेरी किस्मत में लिखा ही था। अगर वो नहीं तो कोई और मुझे अपना शिकार बना लेता। तो तुम्हें लगता है कि उस सक्षम की कोई गलती नहीं है? आकाश गुस्से से बोला। पता नहीं, लेकिन मैं सारा दोष उस पर नहीं डाल सकती। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, गलती तो मेरी भी है। मुझे तुम्हें उस साथ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ना मैं तुम्हें अकेला छोड़ता, ना ही तुम्हारे साथ वो सब होता। नहीं आकाश, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ उस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में सब वेट कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहकर आकाश आगे चला गया तो दीक्षा भी उसके पीछे चल दी। आकाश ने दीक्षा को घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर आ गया। वो अब तक खुद को संभाले हुए था, लेकिन अपने कमरे में आकर उसने खुद को बंद कर लिया और फिर खूब रोया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो दीक्षा को इस तरह खोएगा। उसका बचपन का प्यार उससे इस तरह अलग हो जाएगा। दीक्षा भी घर आ गई। दुखी तो वो भी थी आकाश को लेकर, लेकिन आज शायद थोड़ी तसल्ली भी मिली उसे। इतने दिनों से सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी। आज अपना दर्द किसी के साथ बांटकर उसे भी थोड़ी राहत मिली थी। अगले दिन 3 दिन तक आकाश ने दीक्षा को कोई कॉल नहीं किया और ना ही उससे मिलने आया। दीक्षा ने भी उसे कोई कॉल नहीं किया और ना ही उससे बात करने की कोई कोशिश की। जो कुछ हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो क्यों किसी को अपनी सफाई देती। अगले दिन जब दीक्षा ऑफिस गई तो उसे पता चला कि आज सक्षम ऑफिस आने वाला है एक मीटिंग के लिए। ये सुनकर ही वो थोड़ा परेशान हो गई। वो उससे दूर रहना चाहती थी। वो जब आया तो दीक्षा ने उसे देखकर अपनी चेयर मोड़ दी ताकि वो उसे ना देख पाए, लेकिन सक्षम ने उसे देख लिया था। उसे एक नज़र देखकर वो तुरंत चला गया था। वो सिर्फ कुछ पेपर साइन करने आया था। कुछ देर रुककर वो चला गया।
तो दीक्षा ने राहत की सांस ली। सक्षम दिल्ली में अपना एक स्टूडियो बनवा रहा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सक्षम दीक्षा की कंपनी को मिला था। जब दीक्षा को ये बात पता चली, तब जाकर दीक्षा को सक्षम का दिल्ली में रहने का कारण समझ आया। यार, ये सक्षम कितना हैंडसम है ना। दिल करता है बस उसे देखती ही जाऊं। काश कि वो हमेशा ही दिल्ली में रहता, तो मैं तो रोज उसके घर के आगे जाकर उसके दर्शन कराती। टिया चहक कर बोली तो दीक्षा बस मुस्कुरा दी। वैसे तुम्हें पता है, 3 दिन उसका यहाँ पर शूट है और फिर वो यहाँ से चला जाएगा, टिया ने उदासी से कहा। तुम्हें कैसे पता? दीक्षा ने सवाल किया। मैंने सक्षम और उसके मैनेजर की बात सुन ली थी, वो फक्र से बोली। दीक्षा ने अफसोस से सर हिला दिया, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि सक्षम यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा। शाम को दीक्षा घर आई तो उसे आकाश का कॉल आया। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और अब आखिर में मैं इसी नतीजे पर पहुंच पाया हूँ कि जो मैं अभी तुम्हें कहने जा रहा हूँ। तुमने तो कह दिया ना कि मुझे भूलकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है दीक्षा। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है और अब अचानक मैं तुम्हें भूलकर आगे नहीं बढ़ सकता। दीक्षा आकाश से मिलने आई तो आकाश ने अपने मन की बात कह दी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? दीक्षा ने शांति से पूछा। मैं जानता हूँ जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम्हें ये अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लगेगा। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। दीक्षा समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लो, वो दीक्षा को देखकर बोला तो दीक्षा अपनी खाली आंखों से उसे देखने लगी और फिर लगते ही पल हंस पड़ी। दीक्षा, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है क्या? आकाश ने हल्के गुस्से में कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी बात मजाक नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन शायद तुमने मेरे बच्चे को ज़रूर एक मजाक समझ लिया है। वो हंसना छोड़ गंभीरता से बोली। दीक्षा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मानो यही हम सबके लिए सही होगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए। मेरी आने वाली ज़िंदगी के बारे में तुम फिक्र ना करो तो बेहतर होगा। और दोबारा मेरे बच्चे को मारने की बात अपनी ज़ुबान पर भी मत लाना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त हो। दीक्षा, बी प्रैक्टिकल। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक मुसीबत, मेरा बच्चा मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, समझे तुम? दीक्षा उसकी बात काटकर गुस्से में बोली। दीक्षा, तुम इस बच्चे के लिए मुझसे लड़ रही हो जो तुम्हारी जिंदगी में सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ और नहीं ला सकता, जिसका बाप इसे कभी अपनाएगा नहीं और ये दुनिया तुम्हें इसकी वजह से कभी जीने नहीं देगी। और मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें इसकी वजह से मेरे प्यार की भी कोई कदर नहीं है। आकाश को गुस्सा आ गया था दीक्षा की बातों से। बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, फिर तो तुम्हें मुझसे जुड़ी हर चीज़ से बहुत प्यार होगा। फिर तुम्हें मेरे अपने बच्चे से इतनी नफरत क्यों है? सवाल सुनकर आकाश बिल्कुल खामोश हो गया। उसे दुख हुआ था कि दीक्षा उसके प्यार पर उंगली उठा रही थी। तुम मेरे प्यार पर उंगली उठा रही हो? वो गुस्से से बोला। नहीं, तुम्हें प्यार के असली मायने बता रही हूँ। शायद मैं प्यार को तुम्हारे जितना नहीं समझती, लेकिन इतना ज़रूर समझती हूँ कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे जुड़ी हर चीज़ से हमें प्यार होता है। उसकी खुशी से प्यार होता है तो उसके दुखों से उससे ज़्यादा तकलीफ भी हमें ही होती है। ऐसा नहीं है दीक्षा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो बिल्कुल रुआसा सा हो गया था। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। गलत सिर्फ हालात हैं जिन्होंने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम मेरे बच्चे को अपनाओ, और यकीन मानो मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि तुम मेरे बच्चे पर तरस खाकर इसे अपनाओ। और फिर चलो मान लिया कि तुमने मेरे बच्चे को अपना भी लिया, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार भी अपना पाएगा? नहीं ना। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे शादी का ख्याल छोड़ दो, इसी में सबकी भलाई है। दीक्षा उसे प्यार से समझाते हुए बोली। दीक्षा उसे अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो चला गया तो वो वहीं बैठा रह गया। दीक्षा उसे साफ इनकार करके जा चुकी थी। वो जानता था कि दीक्षा भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे। रात को वो एक बार में जाकर बैठ गया। उसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज उसे इसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने 2-3 शराब से भरे ग्लास पिए तो नशा उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो भी पी ही रहा था कि उसकी नज़र खुद से थोड़ी दूरी पर बैठे सक्षम पर पड़ी। सक्षम कोई मामूली शख्सियत नहीं था, इसीलिए उसे पहचानना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा।
उसे देखकर ही आकाश के माथे की नसें तन गई। एक नफरत सी तारी हो गई थी उस पर। दीक्षा को उसे दूर करने वाला शख्स आज उसकी आंखों के सामने बैठा था। वो पूरी तरह नफरत से भर गया। आकाश उठा और सक्षम की तरफ बढ़ गया। सक्षम ने अपने सामने रखे ग्लास को जैसे ही होंठों से लगाना चाहा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सक्षम की नसें तन गईं। उसने अपना सर उठाकर देखा, सामने आकाश खड़ा था। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सक्षम में ये खास बात थी कि वो किसी का चेहरा जल्दी से भूलता नहीं था। उसे गौर से देखने के बाद वो उसे पहचान गया था। प्रॉब्लम? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारी वजह से मेरी दीक्षा की जिंदगी बर्बाद हो गई। आकाश उसे देखते हुए नफरत से बोला। कौन दीक्षा? सक्षम ने सपाट लहजे में पूछा। कमाल है, तुम जानते नहीं दीक्षा को। लेकिन इसमें शायद तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम ठहरे एक रईसजादे, रोज एक नई लड़की के साथ रात गुजारते होंगे, तो तुम्हें दीक्षा कैसे याद हो सकती है ना? आकाश उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांक कर बोला। लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, घर जाकर रेस्ट करो। सक्षम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया, लेकिन तभी आकाश ने उसके गिरेबान पकड़ ली। सक्षम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी थी उसकी इस हरकत से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दीक्षा को छूने की? आकाश उसे घूरते हुए बोला। आकाश की हरकत पर सक्षम के गार्ड्स भी उसकी तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन सक्षम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे गिरेबान में हाथ डालना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है? सक्षम ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं समझना है मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्यों तुमने मेरी दीक्षा को अपना शिकार बनाया। मेरी दीक्षा बहुत मासूम और प्यारी है, और तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सक्षम ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आकाश के हाथ सुन्न हो गए थे। मैं किसी की गलती को बिना सज़ा के माफ़ नहीं करता। गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी तुम्हें, कहकर सक्षम ने उसके हाथों को छोड़ा और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। आकाश दूसरी तरफ जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया था। सक्षम ने उसके पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और उसके कुछ भी कहने से पहले ही एक और मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। लगातार आकाश को मारता रहा। उस पर एक अलग ही जुनून सवार हो गया था। उसने आकाश को कुछ व्यक्त करने का मौका भी नहीं दिया, और कुछ ही देर में आकाश की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। वो अपनी आंखें भी ढंग से नहीं खोल पा रहा था। बार में बैठे सभी लोगों को आकाश के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सक्षम के गार्ड्स के डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। आकाश बेहाल सा ज़मीन पर गिर गया। वो ढंग से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। गलती कर दी तुमने मेरे पास आकर। आई एम अ हर्टलेस पर्सन। मुझसे रहम की उम्मीद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो तुम कर चुके हो, और खामियाजा भी भुगत लिया है। और हाँ, एक और बात, जिस लड़की की शिकायत लेकर तुम मेरे पास आए हो, उसके और मेरे बीच जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी मर्जी शामिल थी। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। सक्षम उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुरा दिया। गलती कर रही है दीक्षा, जो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। तुम जैसे गिरे हुए इंसान का बच्चा भी एक गिरा हुआ इंसान ही हो सकता है, आकाश हिकारत से बोला। उसकी बात सुनकर सक्षम की भवें जुड़ गई। क्या कहा तुमने? सक्षम ने उसके गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर करके पूछा, लेकिन आकाश की सांसें धीमी चल रही थी। वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो सक्षम से कुछ कहना ही नहीं चाहता था। एक बार फिर उससे पूछा, लेकिन आकाश अब भी कुछ नहीं बोला। उस पर बेहोशी तारी होने लगी थी। स्पीक अप गॉड डैम इट, वरना तुम जिंदगी में कुछ बोलने के लायक नहीं बचोगे। सक्षम गुस्से में गरजा। उसने अब आकाश पर गन तान ली थी। ये देखकर करण जल्दी से उसके पास आ गया। सक्षम का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, ये बात उससे बेहतर और कौन समझ सकता था। सर प्लीज़ गोली मत चलाइए। आपका एक गलत कदम आपकी इमेज पर गलत असर डाल सकता है। प्लीज़ सर काम डाउन। ये तो वैसे भी बेहोश हो गया है, आपको इसे मारकर कुछ हासिल नहीं होगा, करण ने उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहा। सक्षम ने जलती निगाहों से उसे घूरा और फिर बेहोश पड़े आकाश पर एक नज़र डालकर तुरंत वहाँ से चला गया। करण ने उसे ज़्यादा देखकर राहत की सांस ली। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके फ़ोन चेक करो, बिना मेरी परमिशन के कोई बाहर नहीं जाएगा, करण ने वहाँ खड़े गार्ड से कहा तो सब अपने अपने काम पर लग गए। करण ने एक नज़र बेहोश पड़े आकाश पर डाली और अफसोस से सर हिला दिया। सक्षम की BMW दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी
और वो गुस्से में पागल होकर गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। बार बार आकाश के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काफी देर तक दिल्ली की खाली सड़कों पर अपनी कार दौड़ाता रहा और जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने कार बीच सड़क पर रोक दी। सड़क बिल्कुल खाली थी और वो उसी खाली सड़क पर अपनी गहरी नज़रों से घूर रहा था। उसने पास के सीट पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और करण को मिला दिया। रात को करीब 11 बजे दीक्षा का फ़ोन रिंग हुआ तो दीक्षा की नींद खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा, आकाश की मम्मी का कॉल आ रहा था। हेलो दीक्षा, बेटा तुम्हें पता है क्या आकाश कहाँ है? दीक्षा ने जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से आकाश की मम्मी की घबराई हुई सी आवाज़ आई। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आप कितनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? बेटा वो आकाश अभी तक घर नहीं आया है। हम कब से उसे फ़ोन मिला रहे हैं लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ चला गया बिना बताए। उनकी आवाज़ रुआंसी हो गई थी। आंटी आप प्लीज़ फ़िक्र मत कीजिए, किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा। मैं उसके दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। दीक्षा ने कुछ देर आकाश की मम्मी से बात करके फ़ोन रखा और फिर एक एक करके आकाश के सभी दोस्तों को कॉल कर दी, लेकिन किसी को भी आकाश के बारे में नहीं पता था। वो थक कर बेड पर बैठ गई। हे भगवान, कहाँ चला गया ये आकाश? फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अंकल आंटी कितने परेशान हैं उसके लिए। कहीं मेरे ना करने की वजह से दुखी होकर कोई गलत कदम। नहीं नहीं, दीक्षा बी पॉजिटिव। आकाश इतना कमज़ोर नहीं है, वो ठीक होगा। दीक्षा खुद ही खुद को समझाकर दिलासा दे रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी आकाश की बहुत फिक्र हो रही थी। दीक्षा पूरी रात आकाश की वजह से परेशान रही। सुबह उसने अपने मम्मी पापा को भी आकाश के लापता होने के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए। वो लोग आकाश के लापता होने के बारे में बात ही कर रहे थे कि फ़ोन बजने की आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। दीक्षा ने जाकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से जो कहा गया वो सुनकर दीक्षा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। क्या हुआ दीक्षा, किसका कॉल था? अंजना जी ने दीक्षा को परेशान देखकर पूछा। "आ- आकाश हॉस्पिटल में है", दीक्षा रोते हुए बोली, जो सुनकर उसकी मम्मी पापा भी शॉक्ड रह गए। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। आकाश की मम्मी रो रही थी और उसके पापा उन्हें दिलासा दे रहे थे। उन्हें देखकर दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। अंदर आकाश का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि वो काफ़ी सीरियस हालत में है। जो सुनकर वो सब बहुत परेशान हो गए थे। दीक्षा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आकाश को देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अंकल, आकाश के साथ ये सब किसने किया? पता नहीं बेटा, हमें तो हॉस्पिटल से कॉल आया था कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ आकर देखा तो। आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। उनकी आंखें नम हो गई थी। दीक्षा बस उन्हें दिलासा दे सकती थी। सक्षम अपने सामने मौजूद पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। उसकी टी शर्ट पसीने से भीगकर पूरी तरह उसकी बॉडी से चिपक गई थी। हाथों का ऊपर वाला हिस्सा सूजकर पूरी तरह लाल हो गया था। वो कल रात से एक पल को भी चैन से नहीं बैठा। कभी आकाश की बातें याद आती तो कभी लिफ्ट में उस औरत का दीक्षा से किया गया सवाल। कभी दीक्षा के गिफ्ट पर लिखे वो लफ्ज़ याद आते तो कभी दीक्षा के साथ बिताई वो रात। वो हर एक बात को जोड़कर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो सभी बातें उसे आकाश की बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रही थी, जो उसके गुस्से को और हवा देने के लिए काफ़ी था। उससे कुछ दूर खड़ा करण काफ़ी देर से वहाँ खड़े होकर उसे देख रहा था। सक्षम के चेहरे को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अच्छे मूड में नहीं है। वो वहीं खड़ा होकर उसके पास जाने की हिम्मत जुटा रहा था। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखा और फिर गहरी सांस ली। करण ने जाकर दरवाज़ा नॉक किया तो सक्षम ने उसे हाथ के इशारे से अंदर बुला लिया। वो उसके पास आ गया। सक्षम का ध्यान अब भी अपने सामने मौजूद पंचिंग बैग पर था। उसने कुछ नहीं कहा तो करण ने ही कहना शुरू किया। सर, जिस लड़की के बारे में आपने पता करवाने को कहा था उसका नाम दीक्षा शर्मा है। परिवार में पेरेंट्स और एक छोटी बहन है। इसी साल कॉलेज पूरा किया है और अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब। वो अभी कह ही रहा था कि सक्षम एकाएक उसकी तरफ पलट गया। करण के बाकी के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। वाली है या नहीं? सक्षम ने अपनी सर्द नजरों से उस पर टिका कर पूछा तो करण ने अपना थूक अटक लिया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वो इस बार गुस्से में गरजा। है सर, शी इज़ प्रेग्नेंट, करण हड़बड़ाकर जल्दी से बोला। उसकी बात सुनकर सक्षम की नसें तन गई। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहा था और करण वहीं अपनी सांसें रोके खड़ा था।
कुछ देर बाद सक्षम ने उससे कुछ करने को कहा तो करण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन कुछ पूछने का ना तो उसे हक था और ना ही हिम्मत। वो अपना सर हाँ में हिलाकर तुरंत वहां से गायब हो गया। सक्षम ने करण की लाई हुई फाइल को उठाकर उसका पहला पन्ना पलटा तो उसमें सबसे ऊपर दीक्षा की एक फोटो थी। ब्लू जीन्स और रेड कलर के सिंपल से टॉप में वो खूबसूरत लग रही थी। सक्षम की नज़र भी एक पल को उसके चेहरे पर रुक गई, लेकिन उसने तुरंत अपना सर झटक दिया। आई होप कि तुम्हारे बच्चे से मेरा कोई लेना देना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सक्षम दीक्षा को की फोटो को देखते हुए बोला। एक नफरत सी नुमाया थी उसके चेहरे पर। आकाश को शाम तक होश आ गया था। उसके होश आने पर उसके मम्मी पापा सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। सब बारी बारी उससे मिल भी लिए। दीक्षा जब उससे मिलने आई तो उसके चोटों को देखकर उसके चेहरे पर हैरत भरे भाव आ गए। उसे देखकर कहीं से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो आकाश से पूछना चाहती थी, लेकिन आकाश की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा कुछ बोल पाए। आकाश ने भी खुद से कुछ नहीं बताया था। वो उससे मिलकर अपने घर आ गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है, और वो इन्हीं सब में उलझ गई थी। अचानक फ़ोन बजने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। जी, मिस दीक्षा शर्मा से बात हो सकती है? दीक्षा ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई। जी, बोल रही हूँ। मैम, मैं हेल्थ केयर क्लिनिक से बोल रही हूँ। आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए क्लिनिक आना होगा। आपके कुछ टेस्ट अभी बाकी हैं, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। मैम, आप सिर्फ अपना ब्लड सैंपल दे जाइएगा। जब रिपोर्ट्स आएंगी तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मैं कल आऊँगी। ओके मैम। फ़ोन कट चुका था और दीक्षा फिर से आकाश के बारे में सोचने लगी थी। अगले दिन दीक्षा ने पहले क्लिनिक जाकर अपना ब्लड सैंपल दिया, फिर आकाश से मिलने हॉस्पिटल चली गई। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? दीक्षा ने आकाश के पास चेयर पर बैठते हुए पूछा। उसने सिर्फ इतना ही कहा। क्या सोचने लगे? दीक्षा ने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। सोच रहा हूँ कि पैसा ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। पैसा और शोहरत हो तो इंसान कुछ भी खरीद सकता है। किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत या फिर किसी की जान, सब कुछ खरीद सकता है। दुख और तकलीफ तो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जिनके पास ना पैसा होता है ना ही शोहरत। वो खोए हुए से अंदाज में बोला तो दीक्षा ने उलझन से उसे देखा। उसे उसकी बात समझ भी नहीं आई। आकाश, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तुम साथ रहती हो तो मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ़ होती है कि तुम अब मेरी कभी नहीं हो सकती, और अब और ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहूं। आकाश ने कहा तो दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज शायद अपने बचपन का दोस्त भी खो दिया था। तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी, लेकिन जाने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? दीक्षा ने अपने आंसू साफ किए और उसे देखकर पूछा। आकाश कुछ नहीं बोला। बताओ ना आकाश, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? तुम्हें देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। फिर ये सब कैसे हुआ? बताओ मुझे। क्या करोगे तुम जानकर? आकाश उसे टालना चाह रहा था। क्या ये सब सक्षम ने किया है? दीक्षा ने अपना शक जाहिर किया। वो जब यहाँ आई थी तो उसने आकाश के पापा के मुंह से सक्षम का नाम सुना था। उसकी बात सुनकर आकाश ने भी उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। उसकी खामोशी दीक्षा का शक यकीन में बदल रही थी। लेकिन क्यों? क्यों किया उसने तुम्हारे साथ ये सब? उसका तो तुमसे कोई वास्ता भी नहीं है। फिर वो तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता है? दीक्षा ने हैरानी से पूछा। वो एक बहुत बेरहम और गिरा हुआ इंसान है। उसे कुछ करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं। आकाश के चेहरे पर नफरत आ गई थी सक्षम के जिक्र से। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। और तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी तकलीफ़ को और नहीं बढ़ाऊंगी। मेरा तुमसे दूर रहना ही अच्छा होगा। तुम अपना ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हो। दीक्षा अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन आकाश उसे देख भी नहीं रहा था। ये देखकर वो तेज़ कदमों से बाहर चली गई। आकाश की आंखें में से एक बूंद निकलकर तकिए में जब्त हो गई। कितना घटिया इंसान है वो। आकाश के साथ इतना बुरा सलूक किया उसने।
आज उसकी वजह से मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। ठीक कहता है आकाश, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ चारों की ही नहीं गलती है, वो भी बराबर का जिम्मेदार है इसमें। अगर मैं नशे में थी तो वो तो होश में था ना। उसने क्यों मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया? भले ही उसके लिए किसी के साथ रात गुजारना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है उसकी वजह से। दीक्षा को सक्षम से नफरत हो रही थी। आखिर उसकी ज़िंदगी की सभी मुसीबतों की जड़ वही तो था। मैडम पहुंच गए, ऑटो वाले ने कहा तो दीक्षा अपने ख्यालों से बाहर आई। वो घर पहुंच गई थी। उसने ऑटो से उतरकर पैसे दिए और फिर बोझल कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। दीक्षा बेटा, आ गई तुम? अब कैसी तबीयत है आकाश की? वो अंदर आए तो उसके पापा उसे हॉल में ही मिल गए। जी पापा, अब आकाश ठीक है। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो पार्क तक जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कुछ देर टहलने के लिए कहा है ना। वैसे भी आज मौसम अच्छा है। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। दीक्षा कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पापा घर से बाहर चले गए। वो कमरे में आई तो देखा कि उसकी मम्मी अलमारी के पास खड़ी कुछ पेपर्स देख रही थी, जो देखकर दीक्षा के चेहरे पर घबराहट और डर दोनों झलक आए। वो धीमे कदमों से अंदर आई और अपनी कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने तुरंत दीक्षा की ओर देखा। दीक्षा, ये? उन्होंने अपने हाथ में पकड़े कागजों की तरफ इशारा करके कहा तो दीक्षा ने नजरें झुका ली। वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। दीक्षा, बताओ ना बेटा, ये क्या है? किसकी है ये? ने उसे चुप देखा तो उसकी बाह पकड़कर फिर सवाल किया तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। मेरी है, दीक्षा ने डरते हुए कहा तो वो 2 कदम पीछे हट गई। उन्हें एक तेज धक्का लगा था। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुम्हारी है? तुम माँ बनने वाली हो और हम सबको इस बात की भनक तक नहीं लगी? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम ये सब करने से पहले तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। ये सिला दिया है तुमने हमारी परवरिश और हमारी आज़ादी का। अंजना जी ने तल्खी से कहा, जो सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, मेरी बात। दीक्षा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजना जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। खबरदार जो मुझे मम्मी कहा तो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे खुद से नफरत हो रही है, जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है। अंजना जी के ऐसे शब्द सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। टू बी कंटिन्यूड।